हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर इनमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी हमने पढ़ी कि क्या क्या टर्म्स जो एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब है। और हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी पढ़ लिया। हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? देखिए, इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे जनरल बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अक्रूवल बेस पे, वैसे यहाँ पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेस पे बनता है। ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू आइटम एंड बैलेंसेस एट द एंड ऑफ रिप्रेजेंट द सरप्लस एंड डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस आती हैं, ठीक है, कैपिटल वाली नहीं आती हैं। अब तक क्या था, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें हम सारी ले रहे थे, चाहे वह रेवेन्यू है, चाहे कैपिटल है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, रेगुलर इनकम के हैं, नॉन रेगुलर हैं, वो सब कुछ लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाली आती हैं, कैपिटल नेचर वाली इनकम जो होती हैं वो नहीं आती हैं। और जो एंड में हम दिखाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है, यहाँ पर हम सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। तो जैसे कि दूसरे बिजनेसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और जो पर्पज़ होता है उसका, वैसा ही पर्पज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एनपीओज में होता है। ऑल रेवेन्यू आइटम्स रिलेटेड टू करंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट। तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आती हैं पहले तो, और करंट ईयर की ही आती हैं। अब जो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या था, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आया हो, इस साल का हो या आगे वाले साल का हो, ठीक है, एडवांस हो, तो वो सब कुछ लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ इस साल की जितनी भी एक्सपेंडिचर हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बना रहे हैं, उसी साल के एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स आती हैं। ठीक है। पिछले साल का कुछ आया तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो इस साल का तो है ही नहीं, वो तो पिछले साल का आया ना। और एडवांस कोई दे दिया तो एडवांस के लिए अगले साल के लिए है, इस साल के लिए नहीं है, तो वो सब इंक्लूड नहीं होगा। जो इस साल का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है, वही इंक्लूड करेंगे इसमें। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम एंड गेन ऑन इनकम साइड। जितनी भी लॉसेस होती हैं वो तो हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं, और जो इनकम होगी और गेन होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब इनकम साइड में आएगी। ठीक है। इट शोज़ द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ सरप्लस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इज़ शोन इन बैलेंस शीट। इस टर्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि इसमें जो है, जो रिजल्ट जो आता है लास्ट में, जो बैलेंस आता है, उसे चाहे तो हम बैलेंस सरप्लस कहते हैं या फिर डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम जो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के ऊपर, इस तरीके से समझिए इसे, क्योंकि एग्जाम में कई बार सरप्लस लिखा जाएगा, कई बार लिखा आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड का मतलब क्या है। तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट है एक तरह से, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लिखते हैं ना, ये सरप्लस प्रॉफिट ही है। तो इसे दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम जो ज़्यादा है, किस पर, एक्सपेंडिचर पर। ठीक है। दूसरा डेफिसिट है, यानी कि लॉस है ये। इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जो एक्सेस है एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा है इनकम से, ठीक है ना, तो डेफिसिट है यानी कि लॉस है। और ये सब ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंडर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सारा कैपिटल फंड में चला जाता है, उसमें ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। Income and expenditure account is prepared on accrual basis, which helps to receipts and payment account along additional information regarding standing and prepaid expense and depreciation, etc. Hence, many items appear in receipts and payment account need to be adjusted.
ठीक है। अब अभी तो ये हमने जान लिया कि इसमें जो है करंट ईयर के आइटम्स ही आएंगी जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दी हुई होगी। यानी कि कुछ है जो पिछले साल की हैं, तो पिछले साल की इस साल में नहीं आएंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैसा आया है उसमें से पिछले साल का माइनस करना पड़ेगा, या एडवांस आ गया है वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक्रूवल बेस पे बनता है, ठीक है। तो और कुछ एक्सपेंसेस होंगी आउटस्टैंडिंग है, इस साल की हैं, हमने पे नहीं की, वो भी इसमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से सारी जितनी एडजस्टमेंट होंगी वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से एडजस्ट करके फिर इस यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में मैंने बता ही दिया है, और ये यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नोट्स भी आपको रेडीली मिल जाएंगे। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का परफॉर्मा है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो पीछे वीडियो में था, पिछली स्लाइड में जो था, क्या क्या बताया गया है। जैसे रेंट है, रेंट में हम अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है रेंट, ठीक है, यानी कि हमें एक्सपेंडिचर है, खर्चा है रेंट का, कुछ पिछले साल का है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो रेंट है, रेंट में आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस साल का, तो माइनस हो जाएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग है कुछ करंट ईयर का, जो हमें इस साल का पे करना था हमने नहीं किया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस दिया हुआ है करंट ईयर का, मतलब इस साल के लिए एडवांस पहले ही पिछले साल में ही आ गया था, तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। और फिर इस साल एडवांस दिया है आगे वाले के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो माइनस हो जाएगा, वो इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए माइनस हो जाएगा। इस तरीके से सैलरी में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, सैलरी, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, ऑनोरियम, बैंक चार्जेस, न्यूज़पेपर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यहाँ पे क्या होगा, जो एसेट्स हम सेल करते हैं, पहले ही बताया था आपको पिछले क्लासेस में भी, कि जो लॉस ऑन सेल है, अगर कोई एसेट है हमने बेची है, जैसे 1000 रुपये की थी, हमने 700 रुपये में बेची और 300 रुपये का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लॉस को बुक करेंगे, ठीक है। फिर अपकीप ऑफ लोन, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, सरप्लस, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी एक्सपेंडिचर में। अब देखो यहाँ प्रॉफिट है ना, तो सरप्लस लिखा हुआ आएगा, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जैसे रेंट में एडजस्टमेंट किया ना, वैसे किसी भी आइटम में एडजस्टमेंट हो सकती है, तो एडजस्टमेंट इसी तरीके से करनी है कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, ये सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखते हैं इनकम साइड में क्या है। सब्सक्रिप्शन है, जनरली सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती ही होती हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ये आपको याद रखनी है, समझनी है। सब्सक्रिप्शन है, फिर ये क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब क्या था, सब्सक्रिप्शन हमें मिला, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने पिछला किया था कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, तो इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें, उसमें से कुछ पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, जो पिछले साल आया नहीं था और इस साल उसने दे दिया, तो लेकिन इस साल का तो नहीं है ना, वो पिछले साल का है, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट ईयर, अब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो कि उसने नहीं दिया, मान लीजिए 100 रुपये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आया 90 रुपये है मेरे पास, तो 10 रुपये नहीं आया ना, तो मैंने बैंक में तो दिखाया अपने कैश बुक में, यानी कि रिसिप्ट में, कि 90 रुपये आए, लेकिन 10 रुपये तो और आने चाहिए थे, तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड हो जाएगा। फिर एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, और कुछ था कि जो पिछले साल हमें मिल गया था इस साल के लिए, ठीक है, पिछले साल का था, पिछले साल मिला था इस साल के लिए, तो वो पिछले साल मिल गया, लेकिन है खर्चा इस साल का, इस साल से रिलेटेड है, तो इस साल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए इस साल में मिला है, खर्चा कहाँ का है, वो अगले साल का है, अगले साल से रिलेटेड है, मिला कब है, अभी, तो इस साल का तो है नहीं, इसलिए वो माइनस हो जाएगा यहाँ। यानी कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस साल से रिलेटेड आइटम ही आएंगे और आगे साल के या पीछे साल के नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एडजस्टमेंट्स किसी भी साल में किसी भी आइटम में हो सकती हैं। इसमें जनरली क्या आते हैं, एंट्रेंस फी आता है, डोनेशन आता है, प्रॉफिट ऑन सेल आता है, लॉस इधर आ गया था एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा इनकम में, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसिप्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रोसीडिंग ऑफ चैरिटी शो, और फिर अगर लॉस है तो डेफिसिट आ जाएगा, डेफिसिट यानी कि लेस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप समझिए, और ये आप जनरल एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, और जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, तब पता ही होगा तभी आप कर पाएंगे,
तो देखिए ने सबसे पहले जो डिफरेंस है वो नेचर का है। नेचर क्या है? इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लाभ हानि खाते की तरह होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सब कुछ यहाँ मिल जाएगा रेडीली। तो ये लाभ हानि खाते के लिए तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ये होता है कैश बुक की तरह होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। फिर नेचर ऑफ आइटम क्या है? इट रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही आइटम होती हैं। रेवेन्यू मतलब कि जो रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, ठीक है, जो बार बार आती रहती हैं वो होंगी। लेकिन इट रिकॉर्ड्स, लेकिन रिसिप्ट में क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ऑल रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। अब यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। इससे मतलब होता है पैसा आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू का आ रहा है चाहे कैपिटल का आ रहा है, रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो सारा पैसा जो भी आ रहा है वो सारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। फिर पीरियड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू द करंट ईयर। और इसमें जो है सिर्फ चालू अवधि से संबंधित, यानी इस साल से रिलेटेड जो है, करंट ईयर से, जिस साल का हम बना रहे हैं वही एक्सपेंडिचर आएंगे। पिछले साल के अगले साल के नहीं आएंगे, सिर्फ इस साल के। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में आल्सो रिलेट टू प्रेसीडिंग सक्सीडिंग पीरियड्स, यानी कि आने वाले पिछले साल के यानी गत वर्ष और आगामी अवधि यानी पिछले साल और इस साल या और आगे वाले साल कहीं का भी है, आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। जितना ही पैसा आ रहा है कभी कभी आ रहा है, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो यहाँ पे डेबिट साइड है उसमें क्या आता है? एक्सपेंस आते हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं, लॉसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, ये उल्टे हैं, ये याद रखना। फिर डेबिट साइड में क्या आता है? यहाँ पर रिसिप्ट होती है, ठीक है। यहाँ डेबिट साइड में हम रिसिप्ट यानी पैसा जो आ रहा है, इनकम आ रही है वो लिखते हैं। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें उल्टा होता है, इसमें एक्सपेंसेस आते हैं। फिर क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड्स द इनकम एंड गेन। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो क्रेडिट साइड है वो उसमें इनकम आती है, गेन आते हैं, लाभ आते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें क्रेडिट साइड में क्या आएंगे? पेमेंट्स आएंगी, उल्टा, ठीक है। इसमें हम पेमेंट्स को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, तो उल्टा है ये, ठीक है, ये याद रखना आप। फिर डेप्रिसिएशन, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन को शामिल करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे लिखा जाता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे नहीं लिखा जाता, कैश बुक में नहीं लिखा जाता, क्योंकि कैश फ्लो तो है ही नहीं कोई भी, इसलिए इस तरीके के आइटम्स नहीं होते हैं। इसमें आपकी जो अक्रूवल इनकम्स वगैरह भी नहीं होती हैं। ओपनिंग बैलेंस, देयर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा तो चला गया बैलेंस शीट में, तो ये जीरो हो गया। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस इन बिगिनिंग रिप्रेजेंट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वैसी वर्सा। तो इसमें जो है क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है, जैसे कि हम इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहते हैं। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के जैसा दिखाते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको और समझने में आसानी होगी। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 नेगी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम। अब यहाँ पर एक आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं। तो आपको बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक बार गो थ्रू हो लीजिए इसका। बैलेंस दिया हुआ है बैंक 25,000, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2013, 14 और 15 की, 3 साल के दिए हुए हैं, ठीक है। हम बना कर रहे हैं 2015 का, तो यहाँ पर 13 का दे रखा है, पिछले साल का है, 14 जो है इस साल का है, 15 यानी कि अगले साल का है, ठीक है ना। और हम बना रहे हैं कब का? इस साल का, तो हमें सिर्फ इस साल की आइटम लेनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर डोनेशन है 2,000 रुपये, हॉल रेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है और एंट्रेंस फी है। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर है, एक साथ 2014
को 5,000 रुपये की परचेज़ की है। फिर सैलरी है 2,000, फिर टेलीफोन एक्सपेंस हैं 300 रुपये, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, पोस्टेज है, परचेज़ ऑफ बुक्स हैं, एंट्रेंस एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, परचेज़ ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट पेपर्स हैं, फिर मिसलिनियस एक्सपेंस हैं और बैलेंस दिया हुआ है। अब इसके नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को आपको जो ऊपर अकाउंट में दिया हुआ है उससे कोरिलेट करना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स आपको जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिए हुए हैं उससे एडजस्ट करने होंगे। ठीक है, देखो सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी है कितनी, ये देखो सैलरी है 2,000 रुपये है और 1,500 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। फिर आगे क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। और यहाँ पर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ था, ये रहा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ठीक है, 900 रुपये, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब कि रिसीव हुआ नहीं है, रिसीवेबल है यानी ड्यू हो गया है अक्रूवल बेस पे। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट ऊपर नहीं मिलेगी। फिर सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400 रुपये, ये सब्सक्रिप्शन एक्रू हो गए मतलब ड्यू हो गए, अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी है। फिर 50% ऑफ एंट्रेंस फ़ी इज़ टू बी कैपिटलाइज, और 50% जो एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी कितनी यहाँ पर, ये रही एंट्रेंस फ़ी 1,000 रुपये, और इसमें से 50% जो मुझे कैपिटलाइज करनी है। ठीक है, फिर ये फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर आनम, तो जो फर्नीचर है वो 10% की रेट से डेप्रिसिएट हो रहा है। समझ में आ गया। अब इसको क्वेश्चन करिए। आपको एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट जो है मेरे को ऊपर अकाउंट से सेटल करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें। तो यहाँ पर हम इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सैलरी थी, सैलरी 2,000 % पेमेंट अकाउंट में दे रखी है। उसमें एक एडजस्टमेंट थी 1,500 की, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो इस साल की है, इस साल से रिलेटेड है, तो मुझे लेनी पड़ेगी, यानी मेरा खर्चा तो है ना, ये मेरा खर्चा है इस साल का, तो 1,500 में से ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 3,500। ठीक है, फिर टेलीफोन एक्सपेंस, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने पीछे दिखाया था, चाहे तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए या फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको साथ साथ दिखते रहे, आप देख सकें उसे। तो टेलीफोन एक्सपेंस कितने हैं, 300 रुपये। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ₹600। फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ₹150। अब आता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट पे एडजस्टमेंट है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने हैं मेरे, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस मेरे 900 रुपये हैं। ठीक है ना, ये आ गए 900 रुपये। अब इस पे यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो मेरे 900 रुपये हो गए। फिर ऐड करना है मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने हैं ये मेरे 500 रुपये हैं, तो टोटल कितना हो गया 1400। ठीक है, फिर मिसलिनियस एक्सपेंस 600। फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखो डेप्रिसिएशन में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा है फर्नीचर कब परचेज़ किया है मैंने, 1/7/2014 को 5,000 का परचेज़ किया है, यानी कि जुलाई में परचेज़ किया।
जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने, और इंटरेस्ट के डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, तो 5,000 रुपये में कितना चार्ज करूँगा, 9 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप चार्ज करिए 5,000 पे 9 महीने का 10% के रेट से डेप्रिसिएशन कितना निकलता है। तो ये 9 मंथ का कितना निकला, 375 रुपये। ठीक है, अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहली साइड क्या थी मेरी, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट भी है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितनी है, एक तो 2013 की भी है, 14 की भी है, 15 की भी है। मैं कब का बना रहा हूँ, 14-15 का बना रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ 14-15 का लेना है 10,000 रुपये। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में कहीं एक एडजस्टमेंट थी, ये सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितनी, 400 रुपये। अब ये 400 रुपये जो हैं एक्रू हो गई है, ये मेरे कब के हैं, इस साल के हैं, मिला नहीं है लेकिन है तो इस साल का ना, आएगा ना, आज निकल तो आएगा ही। तो ये भी मेरे को ऐड करने पड़ेंगे 10,000 में। ठीक है, जो आ गए हैं। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगी मेरी, 2014 की हो गई 10,000 रुपये। ठीक है, फिर ऐड करना है मेरे को एक्रूड कितने, 400 रुपये। तो अब कितना हो गया ये टोटल, 10,400। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एक एडजस्टमेंट मेरी। फिर एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी के लिए क्या कहता है कि इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। इसमें 50% ऑफ एंट्रेंस फ़ी टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी 50% जो एंट्रेंस फ़ी है वो कैपिटलाइज होगी, बैलेंस 50% जो है वो रेवेन्यू है। तो फिर मैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को लेते हैं, कैपिटल को नहीं लेते। तो हम 50% को लेंगे यहाँ, और 50% कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। एंट्रेंस फ़ी, तो ये हो गया 1,000 रुपये का मेरा 50%, कितना हो जाएगा, 500। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस 500 हम वहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। फिर बैंक इंटरेस्ट के लिए कहता है ये कि एक्रू हो गई है। बैंक इंटरेस्ट तो यहाँ पर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना, 450। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल कितना है, 150 रुपये। तो ये रिसीव हुई नहीं है, रिसीवेबल है, यानी एक्रू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस साल से रिलेटेड है इसलिए हम इसे कंसीडर करेंगे। तो एक तो ये हो गया बैंक इंटरेस्ट कितना, 450। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपये, ये 150, तो टोटल कितना हो गया, 600। अब इसमें एक चीज़ रह गई है आपकी, हॉल रेंट। हॉल रेंट रिसीव हुआ है 300 रुपये, हॉल रेंट 300, 300। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर देखेंगे तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट पेपर्स लिए हैं 1/7/2014 को 8,000 के, और किस रेट से हैं, 5% के हिसाब से। ठीक है, तो ये 8,000 का 5% निकालना है आपको 1 जुलाई से, जुलाई मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो 9 महीने का 5% के रेट से निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है ना, ये 5%, 5 40, 400 रुपये आ गए, 9 महीने का 300 रुपये आ गए। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी 300 रुपये हो गए। तो ये कितना हो गया आपका, 14,100। ठीक है, 14,100। इसको माइनस करिए, कितना हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस। इसे कहते हैं क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये हो गया 7,175। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इसे बनाना कैसे है। ठीक है, तो
आगे वाली वीडियो में हम इस आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में, और फिर इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे कि पूरा क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत हो कुछ समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोर्स ये सारा मिलता रहे। ओके, गुड बाय।